गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स की आज की क्लास में हम कार्नोट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था। तो कार्नोट साइकिल क्या बताया था मैंने? कार्नोट साइकिल मैंने ये कहा था कि कार्नोट नामक साइंटिस्ट ने एक ऐसा हाइपोथेटिकल साइक्लिक प्रोसेस बताया जिसके थ्रू हीट का मैक्सिमम अमाउंट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कार्नोट साइकिल में अपन ने देखा था कि जो टोटल हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हीट का कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली अपन देखें जैसे गाड़ी है, उसमें फ्यूल जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्यूल जलता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। जो हीट जनरेट होती है उससे क्या होता है, वर्क होता है, यानी गाड़ी चलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि गाड़ी का इंजन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितनी हीट सिस्टम को ट्रांसफर हुई, यानी सिस्टम ने जितनी हीट ली उससे उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया। उसका कुछ पार्ट उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, या फिर कहूँ कि उसका कुछ पार्ट उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो इंजन क्या हो गया, गर्म हो गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा ही होता है, ये हम देखते हैं। यानी कि हीट को टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हीट का कुछ पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट होता है। तभी मैंने कहा था कि जो हीट इंजन्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कभी भी एक नहीं हो सकती, या फिर मैं ये कहूँ कोई भी हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी भी हीट की टोटल अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हीट का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, वेस्ट होगा, लॉस होगा, तभी जो होगा वो हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम, देखिए, कार्नोट नामक साइंटिस्ट ने हीट इंजन के सेंस में एक थ्योरम दी जिसको हम कार्नोट थ्योरम कहते हैं। यानी हीट इंजन से रिलेटेड एक थ्योरम दी जिसे हम क्या कहते हैं, कार्नोट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम सिचुएशन, या फिर मैं ये कहूं कि सेम टेम्परेचर लिमिट, या फिर ये मैं कहूं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के सोर्स और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के सिंक के बीच कार्य करने वाले सभी हीट इंजनों में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। अर्थात सेम कंडीशंस में, या फिर ये कहूं कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच कार्य करने वाले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हीट इंजनों में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से क्या होगा, एफिशिएंसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि अगर सेम परिस्थिति यानी सेम सिचुएशंस, या फिर ये कहूं कि सेम टेम्परेचर लिमिट, सोर्स और सिंक की सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच कार्य करने वाले जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है उन सभी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यानी इन्होंने ये बताया कि जैसे कि मान लीजिए कोई हीट इंजन है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, जो सेम कंडीशंस में, यानी एक नियत ताप के सोर्स और एक नियत ताप के सिंक के बीच कार्य कर रहे हैं, तो दोनों हीट इंजनों में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्या कहा उन्होंने ये कहा कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच कार्य करने वाले जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है, यानी कि मान लीजिए एक आर है और दूसरा रिवर्सिबल हीट इंजन क्या है, आर डेस है, तो इन दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन्स की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि सेम परिस्थिति में, सेम कंडीशंस में, या फिर मैं ये कहूं कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स में, या फिर मैं ये कहूं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के सोर्स और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के सिंक के बीच कार्य करने वाले सभी हीट इंजनों में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन, या फिर कहें अदर इंजन्स की कंपेयर में क्या होगी, अदर इंजन्स की एफिशिएंसी के कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी। और सेम सिचुएशन, या फिर कहें कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच कार्य करने वाले जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं उन सभी रिवर्सिबल हीट इंजनों की एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो
वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी आपने फ्रूट ले रखा है, गैस ले रखा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी इनके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, या फिर मैं ये कहूँ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब ये बात हम प्रूव करेंगे कि ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, अगर सिचुएशन सेम हो, यानी टेम्परेचर लिमिट्स क्या हो सेम हो, यानी कि दोनों हीट इंजन सेम टेम्परेचर वाले सोर्स और सिंक के मध्य कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी। इरिवर्सिबल हीट इंजन का क्या मतलब होता है, इरिवर्सिबल हीट इंजन का मतलब है कि जो एक डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि सोर्स से हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा और रिमेनिंग हीट किसको ट्रांसफर कर देगा, सिंक को ट्रांसफर कर देगा। जबकि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो दोनों डायरेक्शन में कार्य करता है, यानी कि एक आगे का साइकिल कंप्लीट होता है और देन बैक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी दोनों डायरेक्शन में चलता है। पहले वो सोर्स से हीट लेगा, उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा, रिमेनिंग हीट को सिंक को ट्रांसफर कर देगा, देन क्या करेंगे, उस पर वर्क होगा, यानी कि रिवर्सिबल जो इंजन है उस पर वर्क करेंगे तो वो क्या करेगा, सिंक से हीट लेगा उस और क्या करेगा, और उसको सोर्स को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, यानी सोर्स से हीट लेके कुछ वर्क में कन्वर्ट करके सिंक को ट्रांसफर करेगा, फिर लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट लेगा। लेकिन ये क्या नेचुरल नहीं है, यानी कि अगर आप लो टेम्परेचर के सोर्स से हीट लेकर हाई टेम्परेचर के सोर्स को लो टेम्परेचर वाले हीट रिजर्वायर से हीट लेकर हाई टेम्परेचर वाले हीट रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट लेगा और सोर्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, एनआर ग्रेटर एनआई, यानी जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उनकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। और जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच कार्य कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि जो हीट इंजन है उनकी एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, सोर्स और जो सिंक है उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब मान लीजिए दो इंजन है, एक रिवर्सिबल इंजन है और एक रिवर्सिबल इंजन है, दो हीट रिजर्वायर, सोर्स जिसका टेम्परेचर T2 है और सिंक जिसका टेम्परेचर T1 है के बीच कार्य कर रहे हैं। ठीक है, T2 ग्रेटर T1 ऑलवेज, तभी तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। और या फिर अपन अगर वर्क करके लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होना क्या है, जरूरी है। तो देखिए ये जो इरिवर्सिबल इंजन होगा ये क्या करेगा, सोर्स से Q2 हीट लेगा, इससे कुछ वर्क करेगा, मान लीजिए वो W वर्क किया और Q1 हीट सिंक को ट्रांसफर कर दी, यानी कि सिंक को ट्रांसफर हीट, यानी Q1 क्या आएगी, Q1 आएगी जितनी हीट सोर्स से अब्जॉर्ब की माइनस W, यानी सोर्स से जितनी हीट अब्जॉर्ब की उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, सिंक को ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है ये रिवर्स प्रोसेस के दौरान यानी कि रिवर्स प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में इसी के तरह ये सोर्स से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है, रिमेनिंग सिंक को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जो रिवर्स साइकिल होता है उस दौरान ये क्या करेगा, इस पे वर्क करेंगे, मान लीजिए W डेज वर्क किया तो ये Q1 डेज हीट जो है वो सिंक से लेगा और Q2 हीट क्या करेगा, सोर्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो Q1 डैश कितना आएगा, यानी सिंक से जो हीट इसने ली है वो कितनी आएगी, Q2 माइनस W डैश। ठीक है, यानी सोर्स को जितनी टोटल हीट दी और उसमें से क्या निकाल दिया, वर्क। ठीक है, तो Q2 माइनस W डैश। अब हम ये मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट Ni ग्रेटर Nr, यानी इरिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उससे ज्यादा है। हम ये मान के चल रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, होता तो ये है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा होती है। लेकिन इस बात को हम प्रूव करने के लिए हम एक बार ये मान लेते हैं कि
जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा है, ताकि इस बात को हम क्या कर सके, गलत साबित कर सके। जिससे क्या होगा, जो रिवर्स बात है यानी एन आर ग्रेटर एन आई है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो एन आई ग्रेटर एन आर यानी कि ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा है। एफिशिएंसी ज्यादा है इसका मतलब ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो रिवर्सिबल हीट इंजन से क्या है, ज्यादा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोनों जो हीट इंजन है इसने अगर Q2 हीट ऑब्जर्व करी है तो इसने Q2 हीट सोर्स को वापस दे दी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यार ये हम मान के चल रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी इससे क्या है, ज्यादा। एफिशिएंसी ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यानी W इज ग्रेटर देन W डेज। तो W माइनस W डेज ग्रेटर क्या हो गया, 0। यानी कि अगर W माइनस W डेज यानी इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सोर्स से नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सोर्स, सोर्स से कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई है, देखिए Q2 हीट इसने ली और Q2 हीट इसने वापस सोर्स को ट्रांसफर कर दी, यानी सोर्स से अब्सॉर्ब हीट कितनी है, 0 है। नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिंक। अब देखिए इसने सिंक को Q1 हीट दी जबकि इसने सिंक से Q1 डेज हीट ली, जबकि वर्क ज्यादा हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो इरिवर्सिबल इंजन है जो ज्यादा वर्क कर रहा है रिवर्सिबल इंजन की कंपेयर में। अगर ये ज्यादा वर्क कर रहा है, देखिए इसने जितनी ऑब्जर्व किया उतनी इसने ट्रांसफर किया। अगर ये वाला ज्यादा वर्क कर रहा है इसका मतलब इसने सिंक को कम हीट दी है और इसने सिंक से ज्यादा हीट ली है, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 डेज ग्रेटर है Q1 से। ऐसा क्यों माना है मैंने, क्योंकि देखिए सोर्स से ना तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, यानी सोर्स से कोई भी हीट नहीं ली, इतने इसने जितनी ली इसने क्या करी उतनी ट्रांसफर कर दी। ओवरऑल हम देखें तो सोर्स से कोई हीट का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो ये जो रिवर्सिबल इंजन है इसने वर्क करने के पश्चात जितनी हीट सिंक को दी उससे ज्यादा हीट क्या करा, रिवर्सिबल हीट इंजन ने इससे ली, इसके लिए वर्क किया और क्या किया, Q2 हीट ट्रांसफर कर दी। तो यानी कि ये जो हीट है Q1 डेज किससे ज्यादा है, Q1 से ज्यादा है। तो Q1 डेज कितना है, Q2 माइनस W डेज माइनस Q1 कितना है, Q2 माइनस W। तो क्या आएगा, अब्सॉर्ब्ड हीट बाय द सिंक यानी Q इक्वल टू क्या आ गया, देखिए Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, माइनस W डैश प्लस W। यानी कि मैं कह सकती हूं Q इक्वल टू आ गया W माइनस W डैश, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, यानी जो रिवर्सिबल हीट इंजन था उसको रिवर्स साइकिल पे चला के, यानी इसका जो रिवर्स प्रोसेस था उस पे चला के इरिवर्सिबल जो हीट इंजन था उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो टोटल वर्क, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, W टोटल इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये वाला जो इंजन है ये Q2 हीट लेके W वर्क करता है, रिमेनिंग हीट सिंक को ट्रांसफर कर देता है, ये Q1 डेज हीट लेता है, इसके लिए W डेज वर्क करता है और Q2 हीट वापस से सोर्स को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से साइकिल पूरा हुआ। लेकिन ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, यानी दोनों का वर्क क्या एक दूसरे के रिवर्स है। तो क्या करेंगे, यानी कि माइनस W डेज प्लस क्या करेंगे W टोटल वर्क, यानी कि दोनों के द्वारा किया हुआ वर्क है उसको ऐड करेंगे। लेकिन दूसरा वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक वर्क जिस डायरेक्शन में हो रहा है दूसरा वर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी W टोटल इज इक्वल टू माइनस W डेज प्लस W, या फिर मैं ये कहूँ कि W माइनस W डेज
इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये जो कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जब अपन जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल हो रहा है, ऑब्जर्व्ड हीट के इक्वल हो रहा है। यानी कि ये क्या हो रहा है, देखिए सोर्स से कोई हीट ऑब्जर्व नहीं की जा रही, सिंक से जितनी हीट ली जा रही है वो टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि टोटल हीट को कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक से जितनी हीट ली जा रही है वो टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर ये कहें जैसे अपन ने यहाँ पे इसको जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, जब इसको रिवर्स करके कंबाइन किया तो आप इसको हटा ही दीजिए। यानी कि इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है Q2। इसका मतलब एक ही हीट रिजर्वायर से काम हो गया। जो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर के हीट रिजर्वायर से लो टेम्परेचर के हीट रिजर्वायर को हीट का कुछ अमाउंट ट्रांसफर किए बिना जो हीट है साइक्लिक प्रोसेस में हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जबकि यहाँ देखो अपन ने क्या निकाला, जो टोटल हीट है, जो टोटल वर्क है वो ऑब्जर्व्ड हीट के बराबर आया है, ठीक है। जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक किसी इंजन पे वर्क करो, वो लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट ले लेगा, लो मतलब सोर्स से हीट ले लेगा, उस हीट को क्या करेगा, टोटली वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है वो भी वायलेट हो रहा है, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी वायलेट हो रहा है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो प्लांक केल्विन स्टेटमेंट दिया था वो भी साफ साफ दिख रहा है, वायलेट हो रहा है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि आप हीट की टोटल अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट का कुछ अमाउंट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि हीट का कुछ अमाउंट वेस्ट होगा जो सराउंडिंग में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सराउंडिंग में अव्यवस्था फैलती है, ठीक है। जैसे हम एक न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म एंट्रोपी के सेंस में बोलते हैं। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और स्टेटमेंट हम ये पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब अपन वर्क कर रहे हैं तो हीट जो है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है, यानी कि हीट का लॉस हो जाता है तो वो सराउंडिंग में जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अव्यवस्था होगी। यानी कि जैसे जैसे वर्क करते हैं हीट जो है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, और जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में जाती रहती है, और उस वजह से क्या होता है, सराउंडिंग में अव्यवस्था फैलती रहती है, यानी एंट्रोपी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बात भी कहता है, यानी कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ये तो दिख रहा है कि हीट को कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, रिमेनिंग पार्ट क्या चला गया, सराउंडिंग में चला गया। तो एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन जो यूजफुल मतलब जो यूजफुल पार्ट था हीट का वो वर्क में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, यानी कुछ ज़्यादातर पार्ट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है, जिसको हम एक न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म एंट्रोपी के सेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थी कार्नोट थ्योरम। यानी कि अगर ये बात सही नहीं है, इसका मतलब Ni ग्रेटर Nr सही नहीं है। इसका मतलब सही क्या है, Nr ग्रेटर Ni, यानी जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में दोनों इंजन काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये थी कार्नोट थ्योरम। यानी कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि सेम परिस्थितियों में वर्क करने वाले हीट इंजनों में से जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, और सेम परिस्थितियों में कार्य करने वाले रिवर्सिबल हीट इंजन्स की एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी। देखिए एक हम रिवर्स हीट इंजन की बात करें, यानी एक तो होता है रेफ्रिजरेटर, और एक होता है हॉट पंप। ये दोनों ही क्या है,
ये जो हीट इंजन है उसके रिवर्स है। यानी हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन जो है वो जो हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट को ऑब्जर्व करके कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा, रिमेनिंग सिंक में ट्रांसफर कर देगा। जबकि जो रेफ्रिजरेटर और जो हीट पंप होते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट को ऑब्जर्व करके हाई टेम्परेचर वाले सोर्स को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये सोर्स टेम्परेचर T2 और सिंक, यानी ये लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट ऑब्जर्व करेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और क्या करेगा, सोर्स को ट्रांसफर कर देगा। यानी ये जो हीट इंजन अपन पढ़ रहे थे उसके रिवर्स काम करता है। ठीक है, इसी तरह से हॉट पंप यही काम करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो कार्य गुणांक होता है वो अपन लिखते हैं कि वर्क W Q1/W। ठीक है, यानी कितना वर्क करें कितना वर्क करेंगे तो हमें सिंक से उसी जितना वर्क करेंगे उतना ही हम सिंक से हीट ले सकते हैं। ठीक है, यानी लो टेम्परेचर वाली हीट रिजर्वायर से सिंक Q1 हीट अगर अपन ने लिया तो कितना वर्क किया, W। ठीक है, ये Q1/W। अगर हम हॉट पंप की बात करें, सोर्स T2 सिंक T1, इस पे W वर्क करेंगे तो ये Q1 हीट लेगा और इसको Q2 ट्रांसफर कर देगा। इसकी अगर क्षमता देखें तो वो यानी कि Q2/W आएगी। यानी कि कितना ज़्यादा वर्क करें, जितनी ज़्यादा सोर्स को अपन हीट ट्रांसफर कर सकें, ये हॉट पंप के सेंस में बोलते हैं। ठीक है, हॉट पंप की क्षमता होती है। तो ये दोनों हॉट पंप और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ये रिवर्स हीट इंजन के रिवर्स होते हैं। यानी कि हीट इंजन तो क्या करता है, हाई टेम्परेचर के सोर्स से जो हीट होता है उसको ऑब्जर्व करके वर्क में कन्वर्ट करता है, रिमेनिंग सिंक को ट्रांसफर करता है। जबकि ये क्या करते हैं, लो टेम्परेचर वाले सिंक से हीट को ऑब्जर्व करके हाई टेम्परेचर वाले सोर्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो टोटल हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हीट का कुछ पार्ट सराउंडिंग में चला जाता है, जो क्या सराउंडिंग में अव्यवस्था फैलाता है, जिसको हम एक न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म एंट्रोपी के रूप में पढ़ते हैं। तभी हम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क हो रहा है तो हीट का टोटल जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हीट क्या कंटिन्यू सराउंडिंग में जा रही है, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैल रही है और उस वजह से क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।